जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और पिछले क्लास में मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया था और परसेंटेज का दो पार्ट मैंने डिस्कस किया था। आज तीसरा पार्ट है और ये जो सेशन चल रहा है बहुत बार बार बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे का या फिर एसएससी बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोग ने दो वीडियो नहीं देखा होगा तो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद ये क्लास समझ में आएगा। और बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करवा रहे हैं, टाइप वाइज क्लियर करा रहे हैं। सारे के सारे टॉपिक इसी तरह से क्लियर हो जाएंगे आप लोग का। तो चलिए चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है ये हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या जो है, किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, उसमें से पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है हम बेसिक से भी बना सकते हैं और रेशियो से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेशियो आपको बताते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो 4 लाख थी और कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद जो जनसंख्या होगी कितनी होगी। पहले साल जो है 20% इंक्रीज कर रहा है और दूसरे साल जो है 30% इंक्रीज कर रहा है। देखिए बहुत तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। हम आप ये यहाँ पे सक्सेसिव पहले साल 20% और दूसरे साल 30% ऑफ ओवरऑल कितना इंक्रीज कर रहा है ये भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 20% इंक्रीज कर रहा है पहले साल और दूसरे साल 30% इंक्रीज कर रहा है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि ओवरऑल कितना इंक्रीज कर रहा है। इस तरह का क्वेश्चन सक्सेसिव इंक्रीज, लगातार इंक्रीज बोलते हैं। तो वो मैंने ए बी फार्मूला बताया था, तो इसका फार्मूला होता है A+B + AB/100। क्लियर है? ए की जगह पे 20 रखेंगे और बी की जगह पे 30 रखिएगा यहाँ पे। तो आप क्या कीजिएगा, 20+30 + 20 × 30 जीरो से जीरो इसको काटिएगा। क्लियर है? तो आपका कितना हो जाएगा, 20 30 50 और यहाँ पे 3 दूनी 6, यानी ओवरऑल आपका 56% जो है इंक्रीज करेगा 2 साल के बाद। पहले साल 20% इंक्रीज कर रहा है और दूसरे साल 30% इंक्रीज। इरिटेट मत होइएगा, पूरा बेसिक से हम आपको डिस्कस करें और सारे के सारे जितने मेथड है सब मेथड डिस्कस करेंगे। यानी कि 2 साल के बाद आपका 56% इंक्रीज करेगा। आपका 2 साल पहले कितना था बाबू, 4 लाख था, 4 पे 5 जीरो और 56% इंक्रीज करेगा। यानी पहले कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है तो 56% इंक्रीज करेगा तो 156%। इतना का 156% जो होगा ना यही निकाल लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको देखिए रेशियो से बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा आप। देखिए कहने का मतलब 20% और 20% का ये परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में आप चेंज कीजिएगा तो 1/5। 20/100 कीजिएगा तो 1/5 होगा। और 30% का जो वैल्यू होता है कितना होता है बाबू, 30% का मतलब होता है 30/100, यानी कि 3/10। पहले साल जो जनसंख्या थी, देखिए 20% इंक्रीज कर रहा है यानी कि 5 से 1 इंक्रीज कर रहा है, तो 5 से आपका हो जाएगा 6 और दूसरे साल 10 से 3 बढ़ रहा है यानी 10 से हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्लियर है? इधर का इधर मल्टीप्लाई और इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 5 करेंगे तो 50 आपका हो जाएगा बाबू, और 13 × 7 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 13 × 6 78 आपका हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि ये जो 50 है ये 2 साल पहले था 50 यूनिट और 2 साल के बाद 78 यूनिट 78 यूनिट है। तो 50 का वैल्यू आपका क्वेश्चन में कितना दिया है, 4 लाख दिया है, तो 50 का वैल्यू आप यहाँ पे 4 लाख कर दीजिए। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा तो डिवाइड कीजिएगा 8×5 = 40, एक जीरो कट दीजिए, 8×5 = 40 यानी 3 जीरो, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000। तो कह रहा है कि 2 साल की बाद जनसंख्या कितनी है, तो 2 साल के बाद कितनी जनसंख्या है 78। तो 78 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 78 इंटू कितना 8000 ना, 8000 आया था, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6,24,000। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 78 इंटू 8 कीजिएगा तो 624 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये सेकंड मेथड आपको बताएं, इसको नोट कीजिएगा। इसके पहले मैंने तो आपको सक्सेसिव इंक्रीज से बनाया। लगातार सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार इंक्रीज। पहले साल आपका 20% इंक्रीज किया, दूसरे साल 30% इंक्रीज किया। तो आप ओवरऑल इंक्रीज ये मत कहिएगा कि 20 और 30 50% इंक्रीज किया, ऐसे नहीं होता है। ये सक्सेसिव इंक्रीज का क्वेश्चन है। तो ओवरऑल इंक्रीज आपका कितना होगा, ए बी फॉर्मूला से बनाएंगे यानी 56%। तो इसका 156 हम निकाल देंगे। ठीक है, 4 लाख का 156 निकालिएगा तो उतना आएगा।
रेशियो से मैंने बनाया तो ये आया। देखिए आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे। देखिए 4 लाख आपका 2 साल पहले था जनसंख्या, तो 20% पहले साल इंक्रीज कर रहा है। यानी अगर 100% था तो 20% इंक्रीज करेगा तो 120 हो जाएगा। यानी 4 लाख का 120% यहाँ पे हम निकाल लेंगे। ये 1 साल के बाद जनसंख्या हो जाएगा। 4 लाख का 120% निकालेंगे तो ये 1 साल के बाद आपकी जनसंख्या इतनी हो जाएगी बाबू। बहुत आराम आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। इसके बाद भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। 1 साल के बाद आपकी जनसंख्या इतनी हो गई। 1 साल के बाद जो दूसरे साल जो इंक्रीज हो रहा है वो 30% इंक्रीज कर रहा है। तो 100 से 30% इंक्रीज करेगा तो 130% हो जाएगा। तो ये पहले साल जनसंख्या है और इसका 130% बढ़ेगा तो इसका 130% कर देंगे, ठीक है। 4 जीरो यहाँ से काट दीजिए तो आपका हो जाएगा 40 इंटू 120 इंटू 130। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6,24,000। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बातों को बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि, ठीक है। कह रहा है कि मोहन के पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। क्लियर है। उसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपये है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। तो ये भी जो क्वेश्चन है सक्सेसिव इंक्रीज का क्वेश्चन है कि पहले साल में जो है 12% की वृद्धि होती है और दूसरे साल में 15% की वृद्धि होती है। और कह रहा है कि इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री यानी कि 2 साल बाद की बिक्री जो है 1,28,800 बिक्री हो जा रही है। तो कह रहा है कि 2 साल पहले जो उसकी बिक्री थी वो कितनी थी। तो उसी तरह से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। यहाँ पे रेशियो से भी बना सकते हैं। आपको 2-3 मेथड जो डिस्कस किए सारे मेथड से हम बना सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप ऐसे बनाइएगा ना कि रेशियो से, देखिए 12%, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि 2 साल पहले इसकी जो बिक्री थी 100 रुपये थी मान लीजिए। क्लियर है। तो पहले साल के बाद 12% इंक्रीज कर रहा है तो कितनी बिक्री हो जाएगी। कोई भी चीज़ मैंने बता रहा हूँ बार बार कि अपने में आप में क्या होता है 100% होता है और 12% इंक्रीज कर रहा है तो 112% हो गया। तो एक्स का 112% इंक्रीज कर रहा है तो 112 पहले साल के बाद बिक्री इतनी हो जाएगी और दूसरे साल के बाद कितनी वृद्धि हो रही है 15%, तो 115 हो जाएगा। 115/100। 2 साल के बाद बिक्री कितना दिया है 1,28,800। 1,28,000 ना 800। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे बाबू। एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 इंटू 100 और नीचे में क्या कीजिए 112 इंटू 115 कर दीजिए। क्लियर। तो आपका आंसर हो जाएगा 112 इंटू 115 कीजिएगा ना तो आपका आएगा 12,880 रुपया, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको नोट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आपका क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय जो है 50,000 रुपया है। इनकम जो है कितनी है बाबू, किसी व्यक्ति का जो इनकम है ये 50,000 रुपया है और उसका 25% कर पर, मतलब जितना उसका इनकम था उसका 25% जो है ना ये आपका कर पे खर्च करता है। शेष का 30% घरेलू व्यय पर खर्चा करता है और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है और वह अपनी आय का शेष भाग बचत करता है। तो उक्त आंकड़े के सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितना बचत करता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे 25% टैक्स पे दे रहा है, 10% मनोरंजन पर दे रहा है और शेष जो बच रहा है क्या कर रहा है कि 30% घरेलू व्यय पे बेच रहा है कर रहा है। तो देखिए 25% का जो फ्रैक्शन आता है ना बाबू, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 25/100 कीजिएगा तो 1/4 आएगा। क्लियर है। और यहाँ पे 30% है, 30% घरेलू व्यय पे खर्च करता है तो 30% को आप अगर फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 3/10 होगा। और इसके बाद आपका क्या है
10%। 10% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 1/10 आएगा। देखिए यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, दोनों क्वेश्चन हम आपको अच्छी वे में समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि अगर यहाँ पे दिया रहता है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपया है और यहाँ पे सीधा कहते हैं कि 25% कर पर खर्च करता है यानी टैक्स पे खर्च करता है, और यहाँ पे शेष का नहीं दिया रहता है ना, सिर्फ कहता है कि 30% घरेलू आय खर्च पे करता है और यहाँ पे 10% मनोरंजन पे खर्च करता है, तो टोटल आप यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ देते कि 25 और 30 कितना हो जाता, 55। 55 और 10 65, यानी कि 65% खर्च कर दे रहा है, 65% खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा, 35% बच रहा है। तो 50,000 का 35% यानी कि मंथली उसकी बचत होती है। यहाँ पे डायरेक्ट आप करते 50%, 50,000 का 35% आप निकाल देते, ये मंथली इसकी बचत होती, और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये एक मंथ का बचत है, ये तो 12 मंथ का बचत इतना आ जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन दूसरे तरीके से दिया हुआ है। इस वाले में दो तरह से क्वेश्चंस को देता है। यहाँ पे देखिए 25% खर्च कर रहा है, देखिए यहाँ पे 50,000 रुपया इसकी इनकम है, तो अगर 100% मनोरंजन, 100% इसकी आय थी तो 10% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना, 90%। तो 90/100 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब ये शेष आपकी बच रही है, आय का शेष। अब इसके बाद कह रहा है कि शेष का 30% घरेलू व्यय पर खर्च करता है, क्लियर है। तो 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना बाबू, 70%। तो इसका हम 70% निकालेंगे, क्लियर है। इसके बाद ये बचेगा 30% खर्च करने के बाद, और इसके बाद कह रहे कि इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो 10% मनोरंजन पर खर्च कर देगा तो बचेगा कितना बाबू, 90%, यानी कि 90/100 आपका बचेगा। तो कह रहा है कि यही आपका जो है मंथ में इतना पैसा उसको बचेगा, ये एक मंथ का बचत है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उक्त आंकड़े के सभी 12 महीनों के लिए समान बना मानते हुए वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बचत करता है। तो अगर बाबू ये एक महीना में बचत करता है तो 12 महीने में बचत कितनी होगी, 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे काटिएगा 6 0, 1 2 3 4 5 6, तो आपका कितना हो जाएगा, 50 × 7 × 9 × 12, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना बाबू तो आपका आएगा 2,83,500। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि इसकी 50,000 इनकम थी, तो 50,000 इनकम में 25% जो है, ये 25% जो है टैक्स पे खर्चा करता है, किसी तरह का टैक्स उसका है, ठीक है, टैक्स पे खर्चा करता है। तो टैक्स पे खर्चा कर रहा है 25%, बाबू देखो यहाँ पे टैक्स पे खर्चा करेगा तो बचेगा कितना, 75%। तो इसका यहाँ पे 75 लिखे हुए हैं, 75% यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि चीनी की कीमत पे 10%, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 10% कम कर दी गई है, तो 10% का यहाँ पे वैल्यू है। इसके बाद कह रहा है कि उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 10% का वैल्यू होता परसेंटेज में कितना, 1/10 होगा, क्लियर है, 1/10 होगा। तो कॉस्ट जो है चीनी की क्या कह रहा है कि 10% कम हो जा रही है, यानी कि पहले 10 यूनिट था कीमत, तो अब 1 यूनिट कम हो जा रही है, यानी कि 9 हो जा रही है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कॉस्ट जो है बाबू पहले 10 यूनिट था तो अब 1 यूनिट कम हो जा रही है, पहले 10 यूनिट था तो 1 यूनिट कम हो जा रही है, यानी कि 9 हो जा रही है। तो चीनी जो है ज़्यादा अब खरीदाएगा, पहले 9 यूनिट चीनी खरीदा जा रहा था तो अब 10 यूनिट खरीदा जाएगा, ठीक है। यानी इसको जस्ट क्या करते हैं कि क्रॉस कर देते हैं, कहने का मतलब पहले 9 यूनिट चीनी खरीदा जा रहा था तो अब 10 यूनिट चीनी खरीदा जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दामों पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। तो पहले चीनी कितना क्यों खरीदा जा रहा था, 9 यूनिट, और 9 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 9 का वैल्यू दे रहा है 18 क्विंटल। तो 9 का वैल्यू 18, तो 1 का वैल्यू कितना, 2। तो कह रहा है कि अब कितना क्विंटल चीनी खरीदा जा रहा है, तो अब खरीदा जा रहा है 10 यूनिट, तो 10 का वैल्यू कितना, 10 × 2, डैट मीन्स 20 क्विंटल। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर।
देखिए एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि चीनी की कीमत 10% कम कर दिया जा रहा है। तो 10% का वैल्यू 1/10, यानी कि पहले 10 यूनिट था चीनी का कीमत, तो 1 यूनिट कम हो गया, यानी कि 10 से 9 हो गया। तो फिक्स है कि अगर कीमत घटेगा तो चीनी आप ज़्यादा खरीद पाएंगे, यानी कि पहले 9 यूनिट चीनी खरीद रहे थे तो अब 10 यूनिट चीनी खरीदिएगा। क्लियर। तो पहले आप कितना खरीद रहे थे? 18 क्विंटल। तो 9 का वैल्यू कितना? 18। तो 1 का वैल्यू कितना? 2। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 × 2 यानी कि 20 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। कह रहा है कि कीमत में 20% की कमी के बाद, कह रहा है कि किसी भी चीज़ का कोई भी आर्टिकल होगा, 20% की कमी के बाद एक खरीदार 50 रुपया में 1 दर्जन में अधिक आम खरीदता है। यानी आम का कीमत है 20% कम हो रहा है। तो आप कहिएगा कि 20% का वैल्यू कितना होता है? 20% ये परसेंटेज में है, फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 20/100। तो कितना हो जाएगा? 20/100 यानी 1/5। यानी पहले कीमत अगर 5 यूनिट थी तो 1 यूनिट कम हो रहा है। तो 1 यूनिट कम होगा तो कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। यानी कॉस्ट जो आपका है 20 से कॉस्ट जो आपका है बाबू, कॉस्ट जो आपका है कितना है? 5 यूनिट से 1 यूनिट घट जा रहा है, यानी 4 यूनिट हो जा रहा है। तो कह रहा है कि आम जो है पहले 4 यूनिट खरीद रहे थे तो अब एक यूनिट ज़्यादा है, डेट मीन्स 5 यूनिट कर दिएगा। क्रॉस इसका हो जाता है, 4 से 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 रुपया में 1 दर्जन अधिक आम खरीदता है। तो यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है? 1 यूनिट। तो 1 का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? 1 का वैल्यू 1 दर्जन। तो 1 दर्जन कर देंगे। तो कह रहा है कि 50 रुपया में 1 दर्जन से अधिक आम खरीदा तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या है? तो 1 का वैल्यू 1, तो 5 का वैल्यू कितना? 5 का वैल्यू 5 दर्जन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 50 रुपया में 1 दर्जन से अधिक आम खरीदता है तो प्रति दर्जन आम की घटी हुई कीमत क्या है? तो देखिए 50 रुपया ये लगा रहा है, 50 रुपया में कितना दर्जन खरीद रहा है? 5 दर्जन। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, रुपया को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दर्जन ये जितना आम खरीद रहा है 5 दर्जन खरीद रहा है, तो पर दर्जन कीमत निकल जाएगा कितना? 50/5 करेंगे तो 10 आएगा। यानी पर दर्जन कीमत कितनी है? 10 रुपया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है, ठीक है। और ये मेथड सबसे इजी मेथड है। देखिए एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कार्य कीमत में 20% की कमी हो रही है। तो 20% का वैल्यू आप डायरेक्ट लिखिए 1/5। यानी कीमत जो है पहले 5 यूनिट थी तो 1 यूनिट कम हो रही है, यानी कि 5 से 4 हो रहा है। क्लियर है। तो आम जो है पहले 4 यूनिट खरीद रहा था तो अब 1 यूनिट ज़्यादा खरीदेगा। मतलब इसको इधर कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। यानी पहले 4 यूनिट खरीद रहे थे तो अब 5 यूनिट खरीदेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1 दर्जन दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू 1, तो 5 का वैल्यू कितना? 5 दर्जन। तो पूछ रहा है कि घटी हुई कीमत कितनी हो गई? तो 50 रुपया कॉस्ट लगा रहा है, रुपया को डिवाइड कर देंगे 5 दर्जन से, तो 10 रुपया प्रति दर्जन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में हमेशा पूछता है। जितने भी टाइप इंक्लूड किए हैं सारे के सारे टाइप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब बहुत इजी वे में आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे अच्छा मेथड आपको बताएंगे कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, 65% अंक लाया बाबू, और परंतु ये आहर्ता अंक से, मतलब जितना पासिंग मार्क्स था उससे 20 अंक कम था, फिर भी 20 अंक से वो फेल हो गया लड़का। इसके बाद कह रहा है कि दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक लाया। दूसरा स्टूडेंट 80% अंक लाता है और पास मार्क्सिंग जितना था 10 अंक ज़्यादा लाया है, जितना में क्वालिफाई होना था उससे 10 नंबर ज़्यादा लाया है। तो परीक्षा में कुल अंक क्या था? कुल पूर्णांक पूछ रहा है। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं। 65% लाता है और कितना अंक से फेल हो रहा है? 20 अंक से। देखिए बाबू यहाँ पे फेल जा रहा है, तो 20 नंबर इसको दे दीजिए। तो 65 अंक इसको लाना था, 65 लाया था परसेंट, 65% लाया है और 20 अंक से फेल हो रहा है, तो 20 इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद कह रहा है कि दूसरा जो स्टूडेंट है ये 80% लाया है और पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज़्यादा है, तो 10 इसमें घटा दीजिए। तो देखिए पासिंग मार्क्स इधर भी हो गया और ये इधर भी पासिंग मार्क्स हो गया। देखिए फिर से समझाते हैं कि 65% लाया था, अगर इसको 20 नंबर और दे दिया जाता तो ये पासिंग मार्क्स हो जाता
और इधर जो है 80% लाया था और पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज़्यादा है, तो 80% से 10 नंबर घटा देंगे तो पासिंग मार्क्स इधर हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स बराबर पासिंग मार्क्स मैंने कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये परसेंटेज में है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो परसेंटेज को और अंक को आपस में मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को एक साइड लाते हैं और अंक को एक साइड लाते हैं। तो अब देखिए 80% में से आप 65% घटाइएगा तो कितना होगा, 15%। और इधर 20 और इधर आएगा तो 10, 30 हो जाएगा। यानी 15% का वैल्यू 30 हो गया। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल अंक क्या थे, यानी कुल अंक पूछ रहा है कि मैक्सिमम जो अंक था वो क्या था। तो अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 200। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, उतार लिए होंगे इसको। देखिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैक को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुआ। 45% अंक प्राप्त हुआ और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फिर भी वो 18 अंक से क्या हुआ कि फेल कर गया। कह रहा है कि यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते, अगर वो लड़का जैक जो है 65% अंक लाया होता, तो कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो उस परीक्षा में कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता था, यानी कितना अंक का वो जो था एग्जाम हुआ था। तो देखिए इसी तरह से बनाएंगे। 45% अंक तो लाता है, इसके बाद उसको क्या कितना अंक से फेल हो रहा है, 18। अगर इसको 18 नंबर और दे दीजिएगा तो पास हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स हो गया। 45% तो लाया है लेकिन 18 अंक से फेल हो गया, तो 18 इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो पासिंग मार्क्स हो गया इधर। और इसको बराबर कर देंगे पासिंग मार्क्स से। इसके बाद क्या करें कि अगर 65% लाता तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन था उससे 6 अंक ज़्यादा लाता, ज़्यादा अधिक मिलते हैं। तो 6 इसमें घटा दीजिए, तो इधर भी पासिंग मार्क्स हो गया और इधर भी पासिंग मार्क्स हो गया। अब परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ ले जाएंगे। देखिए 18 6, ठीक है। इधर 65 में से आप क्या कीजिए, 65% में से आप घटा दीजिए 45 और अंक को एक साइड लाइए, तो 18 और +6, तो इधर हो गया 24 और यहाँ पे हो जाएगा 20। 20% का वैल्यू आया कितना, 24। 20% का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 24 आ गया। तो 100% का वैल्यू, हमसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है कि उस परीक्षा में कितने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो अधिकतम अंक का मतलब कितना, 100% का वैल्यू निकालना है। तो इधर आप 5 से मल्टीप्लाई किए, तो 24 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 25 100, इधर 120 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसको आप नोट कीजिए। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए ये जो है चुनाव वाला क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, केवल 2 उम्मीदवार थे और विजय उम्मीदवार के कुल मतों के 48% प्राप्त हुआ। जो विनर था उसको कुल अंक का 48% प्राप्त हुआ, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए जो कुल मतों के 34% के बराबर है। कुल मत अमान्य थे, कुछ मत अमान्य था यानी कि फॉल्स वोट पड़ गया था। विजय उम्मीदवार को कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्या होगी। देखिए मान लेते हैं कि टोटल कैंडिडेट जो था, टोटल जो वोटर्स थे वो 100 थे, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए एक विनर होगा और एक लूजर होगा, एक विजय होने वाला होगा मतलब जो जीता होगा चुनाव और एक हारने वाला होगा जस्ट उसके बाद। तो जो विजय हो रहा है यानी जो विन कर रहा है उसको कितना मिल रहा है, 48% मिल रहा है, 48% मिल रहा है। और उसके विरोधी जो उसका कंपटीटर था जस्ट कुछ मत से हारा है, उसको कितना मत मिल रहा है, 6800 मिल रहा है जो कुल मतों का 34% है। यानी कुल मत कितना है, 100 का 34% यानी कि आपको 34% है। और कह रहा है कि 34% का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 6800। तो 34% का वैल्यू 6800, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 200, क्लियर है। तो कह रहा है कि विजय विजय उम्मीदवार को कितने मतों से जीता। तो आपको इसको 268 मिला, ठीक है। जो हारा है तो इसको कितना मिलेगा, ठीक है। 38% का वैल्यू अगर इतना हुआ तो 1% का वैल्यू कितना, 200 हो गया। तो
48% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 48 और इंटू 200 कर देंगे यहाँ पे। 8 2 16 के 6 हाथ में लगा 1 और 4 2 9600। क्लियर है? यानी कि जो विजय हुआ विनर को मिला 9600 और लूजर को मिला यानी जो हार रहा है उसको कितना मिला? 6800। तो आपका कितना हो गया? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने मतों से जीता, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9600 से आप घटा दीजिए 6800। ठीक है, तो 3600 मत से जीता। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 3600 से तो यहाँ पे जीता। और इसके बाद कुछ अमान्य मतों की संख्या कितनी है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1% का वैल्यू अगर 200 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 100% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 20,000 हो गया। क्लियर है? तो कह रहा है कि अमान्य मत कितना मिला? तो अमान्य मत टोटल आपका जो मत है आपका 20,000 है। अब 20,000 में से आप विनर को मिला है 9600 और इसको मिला है 6800, तो ये दोनों को जोड़ करके घटा दीजिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2800। यानी 2800 जो मत है ये अमान्य मत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।